दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है थॉमस हॉब्स, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जेआरएफ, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी होने वाला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉमस हॉब्स 5 अप्रैल सन 1588 को इंग्लैंड के माशाम्बरी नामक स्थान पर हॉब्स का जन्म एक अंग्रेज पादरी के घर हुआ था। हॉब्स के उस समय इंग्लैंड में जेम्स प्रथम का निरंकुश शासन था, जो कि दैवीय अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास करता था। राजा संसद की बात नहीं मानता था। हॉब्स के पिता राज दरबार में पादरी थे, अतः उसके पूरे परिवार का झुकाव ही राजा की तरफ था। जिस समय हॉब्स अपनी मां के पेट में था, उस समय राजतंत्र और जनतंत्र के बीच इंग्लैंड में संघर्ष चल रहा था। अतः इंग्लैंड में भय का वातावरण बना हुआ था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हॉब्स का जन्म समय के 2 माह पूर्व हो गया। जैसा कि हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में लिखा है कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। हॉब्स के निरंकुश विचारों के कारण कुछ लोगों ने हॉब्स को माशाम्बरी का दैत्य कहा। 1625 में चार्ल्स प्रथम राजा बना। मंत्रियों की नियुक्ति व कराधान के निर्धारण को लेकर राजा और संसद के बीच टकराव पैदा हो गया। राजा ने 1629 ईस्वी में संसद को भंग कर दिया और 11 वर्ष बाद सन 1640 ईस्वी में पुनः संसद की बैठक बुलाई गई। इसे लॉन्ग पार्लियामेंट कहा जाता है। अब संसद सदस्यों ने पुनः हंगामा कर दिया। राजा ने जनता के 5 समर्थकों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। फलस्वरूप तनाव बढ़ गया और इंग्लैंड में 1642 ईस्वी में गृह युद्ध छिड़ गया, जो कि 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी देने के साथ साथ समाप्त हुआ। इसे 1649 की खूनी क्रांति कहा जाता है। चार्ल्स प्रथम के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को इंग्लैंड से निकाल दिया गया और वह फ्रांस में निर्वासित जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे चार्ल्स के समर्थकों को पकड़ा जाने लगा। हॉब्स ने राजा के समर्थन में 2 महीने पहले पम्फलेट बांटा था, अतः वह डर के कारण इंग्लैंड छोड़कर पेरिस चला गया, जहां चार्ल्स द्वितीय पहले से ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। हॉब्स राजभक्ति दल में शामिल हो गया। 1651 में हॉब्स ने लेवियाथन नामक पुस्तक लिखा, जो कि फ्रांसीसी विचारक गोडाल्फिन को समर्पित है। हॉब्स ने इस पुस्तक में मानव स्वभाव को बुरा बताते हुए एक निरंकुश राजतंत्र को अपरिहार्य बताया।
अतः यह पुस्तक निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में लिखी गई। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई और जनता ने इसे पढ़ा तो राजा के प्रति उसके मन में विद्रोहात्मक भावना भर गई। क्लेरेंडन ने इस पुस्तक को जलाते हुए कहा, जितना राजद्रोह और अधर्म इस पुस्तक में पाया जाता है शायद ही किसी अन्य पुस्तक में पाया जाता हो। क्लेरेंडन ने पुनः लिखा है कि ऐसी युक्तियों से राजतंत्र का समर्थन करने वाला हाब्स यदि उत्पन्न ही ना होता तो ज़्यादा अच्छा था। फ्रांस के राजा ने हाब्स को तत्काल फ्रांस छोड़ने का आदेश दिया। हाब्स लंबे समय से इधर उधर घूमता रहा। 1660 में चार्ल्स द्वितीय ने सत्ता संभाला। हाब्स को राज दरबार में बुलाया गया, उसे सम्मानित भी किया गया और उसके सारे राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंध लगाते हुए उसे आजीवन पेंशन देने का वादा किया गया। हाब्स ने अपना अंतिम जीवन राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भौतिक विज्ञान आदि पढ़ाते हुए बिताया। 91 वर्ष की अवस्था में सन 1679 में उसकी मृत्यु हो गई। हाब्स ने निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या किया, जो कि मैकियावेली नहीं कर सका। हाब्स ने निरंकुशतावाद का कारण मानव स्वभाव बताया। हाब्स ने चर्च को भी राज्य के अधीन कर दिया। हाब्स एक भौतिकवादी विचारक है। उसने मानव स्वभाव को भी वैज्ञानिक आधार पर व्याख्या करते हुए कहा, मानव के केंद्र में अहंकार है, जिसके कारण इच्छा और अनिच्छा दो गतियां संचालित होती हैं। मनुष्य जिस चीज़ की इच्छा करता है उस चीज़ की तरफ आकर्षित होता है और उससे प्रेम करता है तथा उसे पाना चाहता है। मनुष्य जिस चीज़ की अनिच्छा करता है उसकी तरफ से प्रतिकर्षित होता है, वह उससे घृणा करता है तथा दूर भागना चाहता है। यदि एक ही वस्तु को पाने के लिए दो लोग बराबर प्रयास करते हैं तो उनके बीच संघर्ष स्वतः उत्पन्न हो जाता है। राजतंत्र और जनतंत्र के बीच संघर्ष का यही मूल कारण है कि दोनों सत्ता के प्रति प्राप्ति चाहते हैं। हाब्स गैलीलियो के यांत्रिकी के नियम से प्रभावित था। वह मानता था कि यह विश्व भी एक यंत्र की भांति है और यहाँ पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है, और जो पदार्थ नहीं है वह इस संसार का हिस्सा नहीं है। यहाँ हर घटनाएं अपनी पूर्ववर्ती घटनाओं से प्रभावित होती हैं। हाब्स ने अपनी प्रसिद्ध राजनीतिक ग्रंथ लेवियाथन में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक समझौता, नागरिक समाज या राज्य तथा राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का वर्णन किया। हाब्स ने मानव स्वभाव के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हाब्स ने जन्म लेते ही इंग्लैंड में जो परिदृश्य देखा उससे उसके मन में मानव स्वभाव के प्रति घृणास्पद विचार पैदा हुआ। हाब्स के अनुसार मनुष्य एक असामाजिक प्राणी है। हाब्स का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य झगड़ालू और दुष्कर्मी है। हाब्स ने मानव दुख के
3 कारण बताए: प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और श्री। पहले के कारण संघर्ष, दूसरे के कारण भय और तीसरे के कारण लालच पैदा होती है। आपने प्राकृतिक अवस्था के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सत्ता विहीन अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन अकेला, असहाय, नारकीय, पाशविक व क्षणभंगुर है। प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था है। इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति बुद्धि और शक्ति में समान हैं। यहाँ सभी संघर्षरत हैं। प्राकृतिक अवस्था में कला, विज्ञान, संस्कृति, व्यापार, निजी संपत्ति, उद्योग आदि का अभाव है। यहाँ केवल एक ही नियम सत्य है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ मत्स्य न्याय प्रचलित है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मनुष्यों के पास कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, केवल शक्ति का अधिकार है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा स्वयं कर रहा है। हाब्स कहता है कि भले ही कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक कानून विद्यमान है। हाब्स ने प्राकृतिक कानून को बुद्धिमत्ता की विधियाँ कहा है। प्राकृतिक कानून ही मनुष्य को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि जो जीवन में बाधक और प्राण के लिए घातक है, हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए। हाब्स के अनुसार यद्यपि 19 प्राकृतिक नियम हैं, जिनमें निम्नलिखित 3 मुख्य हैं। नंबर 1, हम सभी को इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए एक समझौता करना चाहिए। नंबर 2, हम सभी को अपने शक्ति और अधिकार को बिना शर्त एक शासक को समर्पित कर देना चाहिए। नंबर 3, हम सभी को इस समझौते का पालन करना चाहिए। ध्यान रहे कि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक है। सामाजिक समझौता। हाब्स ने सामाजिक समझौता के विषय में क्या कहते हैं? हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए आपस में एक समझौता किया। हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते का आधार बुद्धि है, भय नहीं। हाब्स कहता है कि सभी मनुष्य एक जगह पर इकट्ठा हुए और प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियों का समर्पण बिना शर्त एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को कर रहा हूँ, उसी प्रकार बिना शर्त तुम भी कर दो। इस समझौते के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश राजतंत्र या कुलीन तंत्र का जन्म होता है। हाब्स के अनुसार एक ही समझौता हुआ और उसी से राज्य, सरकार और नागरिक समाज तीनों का जन्म हुआ। हाब्स ने तीनों को मिलाकर कॉमनवेल्थ की संज्ञा दिया। नंबर 4, नागरिक समाज या राज्य का जन्म। यानी हाब्स ने राज्य का जन्म कैसे हुआ और नागरिक समाज कैसे रहा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज या राज्य का जन्म होता है। हाब्स ने इसी को राजा या सरकार या राज्य या संप्रभु या लेवियाथन कहा।
हाब्स आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया। हाब्स के अनुसार समझौता एक पक्षीय और बिना शर्त है। यह समझौता केवल जनता के बीच हुआ है, शासक इसमें शामिल नहीं है। राजा समझौते के किसी शर्त से बंधा हुआ नहीं है। अतः हाब्स के अनुसार संप्रभु निरंकुश अविभाज्य अदेय अहस्तांतरणीय और असीम है। संप्रभु का आदेश ही कानून है। चर्च भी राज्य के अधीन है। संप्रभु जनता पर मनमानी कर लगा सकता है। सुरक्षा, शांति एवं न्याय की स्थापना करेगा। आवश्यकता पड़ने पर वह जनता को प्राणदंड भी दे सकता है। राज्य व व्यक्ति के बीच संबंध। हाब्स ने राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध बताते हुए कहते हैं कि हाब्स ने कहा, यद्यपि प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप यदि राजा स्वयं प्रजा का प्राण लेने लगे या उसके प्राणों की सुरक्षा न कर पाए तो ऐसी स्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, क्योंकि जनता ने अपने प्राणों की सुरक्षा के लिए राजा को जन्म दिया है। ऐसा कहकर हाब्स ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन बताकर प्रथम व्यक्तिवादी होने का श्रेय प्राप्त कर लिया। यद्यपि हाब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं माना जाता, क्योंकि प्रत्येक परिस्थितियों में उसने प्रजा को राजा के विरोध का अधिकार नहीं दिया। हाब्स को व्यक्तिवादी कहने का मुख्य कारण यह है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। कुछ प्रमुख कथन। हाब्स के अनुसार सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। हाब्स पुनः कहते हैं कि तलवार के बिना समझौते निरे शब्द है। हाब्स के अनुसार शब्द विद्वानों की गिन्नियाँ हैं, परंतु वह मूर्खों के लिए आभूषण हैं। हाब्स ने प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में अंतर किया है। प्राकृतिक कानून राज्य के उदय के पूर्व है, जबकि नागरिक कानून राज्य के उदय के बाद। वाहन के अनुसार हाब्स का समझौता स्वतंत्रता का पत्र न होकर बंधन का दास्ता सूत्र है। वाहन ने हाब्स के लेवियाथन को नश्वर देव की संज्ञा दिया। जोसेफ वायलातो ने हाब्स को सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कहा है। सेबाइन के अनुसार अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने अब तक जितने महान राजनीतिक विचारकों को जन्म दिया, कदाचित हाब्स उनमें महानतम है। सेबाइन पुनः कहते हैं कि हाब्स के दर्शन को सबसे क्रांतिकारी और महान बनाने वाला विचार उसका व्यक्तिवाद है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार अब तक लिखी गई सभी पुस्तकों में लेवियाथन एक महान एवं महानतम ग्रंथ है। हाब्स पुनः लिखते हैं कि सामाजिक समझौता का मुख्य कारण भय है। हाब्स का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य सुखों की प्राप्ति व दुखों से विरक्ति चाहता है। ऐसा कहकर हाब्स उपयोगितावाद का प्रथम सूचक बन जाता है। तो इस प्रकार से हाब्स का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।